केवल यूपीपीसीएस के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी या यूपीएससी के लिए ही आप? ड्यूरेशन वो लगभग 4 साल का हो गया था और एग्जाम साइकिल भी काफी लंबी थी। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए कि अल्टीमेटली सिलेक्शन हो ही जाता है। हमें बताइए कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस को, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे अगर हम बैच भी लॉन्च करते हैं ना तो कहते हैं कि सर प्रीलिम्स की बैच मुझे मिल जाएगी क्या, मुझे मेंस की बैच मिल जाएगी क्या? तो क्या सच में ये पॉसिबल है क्या कि प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके पढ़ा जा सकता है? क्या आपने भी ऐसा किया था? सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स बहुत बड़ा बैरियर है, बट एक्चुअल बैरियर मेंस होता है। जब वो आता है तब हमें समझ आता है। स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार आप सभी को, यूपीपीसीएस स्टडी IQ पे आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के साथ हैं प्रतीक्षा मिश्रा जी, रैंक 149, असिस्टेंट कमिश्नर मिला है आपको। यस सर, कमर्शियल टैक्स। स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुभकामना, आपको चयनित हो गई हैं आप। और आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी स्कूलिंग से लेकर के इस पूरे तैयारी तक का सफर कैसा रहा? अपने आपके माता पिता के बारे में बताइए, भाई बहन कितने हैं और कैसे आपको एक एटमॉस्फेयर मिला घर में और किस तरह से आप इस सफलता तक पहुंची हैं? कितना टाइम लगा इसमें? सर मेरी स्कूलिंग महाप्रभु पब्लिक स्कूल से हुई है, प्रयागराज से ही। और मैंने ग्रेजुएशन BSc किया है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ओके। और प्रिपरेशन मैंने 2022 में शुरू की थी और ये मेरा दूसरा प्रयास था पीसीएस में। केवल यूपीपीसीएस के लिए ही प्रिपरेशन कर रही थी या यूपीएससी के लिए ही आप? सर प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए भी थी और ये सेकंड अटेम्प्ट था पीसीएस में। ओके, और आगे? सर प्रिपरेशन का मुझे जो लगा कि ड्यूरेशन वो लगभग 4 साल का हो गया था और एग्जाम साइकिल भी काफी लंबी थी। तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने ऊपर फेथ रखना चाहिए कि अल्टीमेटली सिलेक्शन हो ही जाता है। ग्रेजुएशन के बाद इस तैयारी तक का सफर कैसा रहा? क्या क्या किया आपने बीच में? सब बेसिक्स कवर करने के बाद, जो बेसिक्स बुक्स हैं उनके बाद मैंने कीवर्ड्स पर आंसर राइटिंग के लिए, डेटा, फैक्ट्स, इन सब पे काम किया था। एंड टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज बहुत लगानी चाहिए, पीपी के लिए भी, मेंस के लिए भी। और स्टडी IQ से मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में शामिल थी, तो उसमें भी मुझे बहुत हेल्प मिली है। ओके। आप हमें बताइए कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस को, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे अगर हम बैच भी लॉन्च करते हैं ना तो कहते हैं कि सर प्रीलिम्स की बैच मुझे मिल जाएगी क्या, मुझे मेंस की बैच मिल जाएगी क्या? तो क्या सच में ये पॉसिबल है क्या कि प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके पढ़ा जा सकता है? क्या आपने भी ऐसा किया था? और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दोनों को एक साथ कैसे मैनेज किया जा सकता है? आपने कैसे मैनेज किया था, जनरली बताइएगा। सर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स बहुत बड़ा बैरियर है, बट एक्चुअल बैरियर मेंस होता है। जब वो आता है तब हमें समझ आता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बोला कि 2 अटेम्प्ट दिया था, तो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था? नो सर, नहीं, ये वाले अटेम्प्ट में आपने कंप्लीट फाइनल सिलेक्शन तक का सफर तय किया। बहुत बहुत बढ़िया। तो बताइए कैसे किया आपने? सर प्रीलिम्स के लिए तो आई थिंक 2 महीने 2.5 महीने टेस्ट सीरीज लगाई है और पूर्वावलोकन घटना चक्र, वही सफिशिएंट सारे सब्जेक्ट के लिए। और सर मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए मेनली करी थी, साइंस में मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ी थी, मेरा बैकग्राउंड वही था तो आपने कवर कर लिया था। और सर इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन ही चाहिए। अगर आप पूर्वावलोकन से भी बहुत सारी चीजें करेंगे तो आप मेंस में उसको ऐड अप कर सकते हैं एज एग्जांपल। काफी क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो उसके थ्रू भी हो जाते हैं, उसके जो व्याख्याएं दी रहती है वो काफी हेल्पफुल होती है स्टूडेंट के लिए। लेकिन आप थोड़ा सा ये भी क्लियर करिएगा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं, अगर मान लीजिए उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लाइक आप इसको कब स्टार्ट की थी? कि आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद या आपने स्टार्टिंग से ही PYQ पे फोकस किया था? सब पहले मैंने सिलेबस एटलीस्ट 80-70% कंप्लीट कर लिया था। और जैसे जैसे टॉपिक्स कंप्लीट होते थे साथ में PYQs देखती रहती थी। ओके, तो आपने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस पढ़ने के बाद जब आपको लगा कि अब मेरी कमांड बिल्ड हो चुकी है तो आपने PYQ पे शिफ्ट किया और PYQ बेस्ड रिवीजन आपने स्टार्ट किया। ओके, फिर मेंस में कैसे आई? आप लिखना कब से शुरू किया? आपका मीडियम क्या था? सर मीडियम मेरा इंग्लिश था। लिखना भी सर मैंने जब चैप्टर्स पढ़ती थी तो जो PYQs रहते थे उनके साथ ही लिखने की शुरुआत की थी और बाद में एनरिचमेंट किया था जो भी मेंस का होता है। पहली बार जब आपने मेंस का कोई क्वेश्चन उठाया होगा कवर करने के लिए तो क्या कंडीशन थी आपकी? मतलब अगर आपको कॉपी चेक करनी होती तो आप अपने आप को कितना नंबर देती? सर मैं तो नंबर नहीं देती क्योंकि उसकी क्वालिटी अब के आंसर से तो बहुत ही नीचे है। तो मुझे लगता है बिना डरे शुरुआत करनी चाहिए और विद टाइम वो इम्प्रूव हो जाता है। बड़ी बात कही है प्रतीक्षा जी ने कि शुरुआत करनी चाहिए, और आप लोग यही करने से पीछे रह जाते हैं कि जब आपसे कहा जाता है कि आप रोज एटलीस्ट एक आंसर तो लगाना शुरू करिए,
तो आप वहीं ही अपने आप को कमजोर मान करके डर जाते हैं या क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और वही आप असफल हो जाते हैं। लगभग कितना आंसर लगाया होगा आपने मेंस का, ईमानदारी से बताइए। सर मैंने, अगर मैं पूरी 4 साल की प्रिपरेशन की जर्नी में देखूं तो लगभग मैंने 400-500 किए हैं। 400-500 ही बस? यस सर, मुझे लगता है कि अगर कंटेंट पे कमांड है और हमें प्रेजेंटेशन सही है तो हमें बहुत जरूरत नहीं है कि हम 2000 आंसर्स लिखें। ये कंप्लीट पेपर का बता रही होंगे ना, जिसमें सामान्य हिंदी, आलेखन, जीएस पेपर और जीएस 1 to 4 का है। जीएस 5-6 के मैंने बाद में किए थे, तो मुझे उसका नंबर्स एग्जैक्ट तो नहीं पता है। ओके, निबंध पे कैसे काम किया आपने, थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को, और कब निबंध पे और सामान्य हिंदी और आलेखन पे कैसे काम किया, कब शुरू करना चाहिए पे काम करना? सर हिंदी की मेरे मेंस और प्री के टाइम में काफी गैप मिल गया था मुझे, तो हिंदी मैंने प्री के बाद ही शुरू की थी। क्या क्या पढ़ा था आपने इसके लिए? PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मतलब आपने प्रीवियसली 5-6 साल के PYQs उठा करके मैंने 1993 से 2023 तक के PYQs किए थे हिंदी के लिए, और पेपर भी PYQ बेस्ड हिंदी का था, तो वो होल हेल्प हो गई थी। कैसे तैयार किया आपने? कोई बुक नहीं यूज किया आपने इसके लिए? जैसे विलोम, पर्यायवाची, विलोम हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, सारांश लेखन हो गया, पत्र हो गया, ये कैसे तैयार किया था आपने? सर ये जितनी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आदित्य प्रकाशन की एक बुक आती है, मैंने उससे कुछ हेल्प ली थी, और यूथ पब्लिकेशन की भी बुक है, उनसे मैंने PYQ सॉल्व किए थे। बट ये बहुत ऑथेंटिक बुक सोर्स नहीं माने जाते, बहुत सारी कमियां भी हैं इसमें, बहुत गलतियां भी हैं। सर वो जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कमियां हैं, तो उन्हें आप कहीं और सोर्स से देख सकते हैं या फिर गूगल कर लेते हैं। करेक्ट। पत्र वगैरह कैसे सीखा था आपने? सब पत्र के लिए मैंने एस कुमार सर का वीडियोस देखे थे और उनका ही मटेरियल पढ़ा था, तो फॉर्मेट वहीं से किया था। ओके, और निबंध कैसे तैयार किया था आपने? कितने निबंध लिखे होंगे लगभग आपने अप्रोक्सीमेटली? सर निबंध में थोड़ा मुझे डर लगा था शुरू में, तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिख पाए थे, बट मैंने कोटेशंस, एनेक्डोट्स, ये सब सारे टॉपिक्स के प्रिपेयर किए थे। ओके, जैसे कि हम सलाह देते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप पूरे 9 टॉपिक आपको दे दिए गए हैं, आप प्रत्येक सेक्शन से 2-2 टॉपिक एटलीस्ट चुन लीजिए, उसमें से ही कोई एक आपको एग्जाम में करना होगा। तो क्या आपने लगभग ऐसे ही किया था या इससे कुछ अलग? सर मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था। जैसे मैंने वुमेन पे कंटेंट प्रिपेयर किया था, एक कंटेंट इन्वायरमेंट पे प्रिपेयर किया था, और फॉर्चुनेटली वो दोनों आ गए थे एग्जाम में, तो मेरी एज इट इज पोयम और एनेक्डोट वहां पे चले गए थे। ओके, तो आपने पहले से ही की पॉइंट्स बना रखे थे कि मुझे इन पॉइंट्स के चीजों पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं ये चीज तो कॉमनली शिफ्ट कर दूंगी वहां पे। ओके, आंसर राइटिंग में जीएस पेपर 1 से लेके 6 तक आपने क्या क्या सोर्सेज यूज किए थे, वो थोड़ा सा अगर बता पाए आप, और कैसे पढ़ा था उनको, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कैसे पढ़ा था? सर पहले तो मुझे लगता है अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रांग हो तो हम PYQ सॉल्व करेंगे तो हमें एक थीम मिल जाती है, और पीसेस में से थीम बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादातर आते हैं। हाँ। तो उन पे अगर हम इंट्रो प्रिपेयर कर लें, कुछ कीवर्ड्स ऐड कर लें, तो वो कॉमन पॉइंट्स वहां पे हमें रिकॉल करने में टाइम नहीं जाता, तो टाइमली पेपर कंप्लीट हो जाता है। क्या टाइमर वगैरह लगा करके घर पे ये प्रैक्टिस किया करती हैं? यस सर, मेरे फ्रेंड्स के साथ हम Gmeet पे आंसर लिखा करते थे डेली, सेक्शनल और वैसे फुल लेंथ भी। कितने लोग हुआ करते थे इसके लिए? सर हमारा एक ग्रुप है 5 लोगों का, तो वो चारों ने ही मुझे बहुत गाइडेंस दी है। ओके, तो क्या वो चारों लोग सिलेक्ट हो गए या फिर केवल आपका हुआ? सर उनमें से 2 अभी 25 का मेंस लिख रहे हैं और एक सीटीओ पे सिलेक्ट हो गए हैं इस साल ही। अच्छा, एक लोग सीटीओ पे हुए हैं। मतलब आप देखिए कि ग्रुप भी इन्होंने बनाया तो बहुत जेन्युइन ग्रुप बनाया, जो इनको इनकरेज कर सके और जो है इनके डिक्रीजमेंट को ब्रेक डाउन कर सके। सारे लोग का आंसर कौन चेक करता था आप लोग का? एक दूसरे को दे देते थे? अच्छा, तो उसमें जो खामियां होती थी वो उसको सही करके लिख के देते थे कि इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए था ज्यादा? सर हम ओरली डिस्कस कर लेते थे कि ये अगर ये है तो ये इंट्रोडक्शन होगा, ये पॉइंट्स होंगे, ये डायमेंशंस होंगे। मतलब आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट हेल्प मिली है। ओके, ये दोस्त आपके क्या स्कूलिंग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या फिर ग्रेजुएशन से या फिर बाद में कोचिंग संस्थान? सर ये मेंस के टाइम पर ही मेरे फ्रेंड्स बने थे। ओके, तो अपने दोस्तों को भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। यूज करने का मतलब यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं इस पूरी जर्नी में, और ये बहुत जरूरी है। मतलब अच्छा, कई बार ऐसा भी तो लगता रहा होगा आपको कि आपका मोरल डाउन हो गया है, अब आपको लग रहा होगा कि नहीं अब मुझे अब क्विट कर देना चाहिए, अब बहुत डाउन फील हो रहा है, या घर में भी कई बार सुना देते होंगे पेरेंट्स लोग, ऐसा हुआ है कई बार? तो उसको कैसे टैकल करती थी आप? हमेशा ऐसा होता था, बट अल्टीमेटली ये था कि करना तो है ही, तो उसको थोड़ा इग्नोर करके, रोके, बात करके खत्म कर लिया जाता था। पेरेंट्स वगैरह ने कभी डांटा कि इतना टाइम हो गया? सर उन्हें यकीन तो था कि हो जाएगा, बाकी टाइम के लिए वो कहते थे कि हाँ टाइम लग रहा है,
बट उन्हें यकीन था कि हो जाएगा सिलेक्शन। आपको नहीं लगता कि ये जो 3-4 साल 5 साल आपने दिए, ये एक प्रोसेस है, इतना टाइम लग जाएगा, यस सर। आप इसको कम नहीं कर सकते, ये इस पूरी तैयारी की डिमांड ही है कि आपको Yes, 4-5 sir. साल देने पड़ेंगे। एक महिला का जब सिलेक्शन होता है ना, तो केवल वो नहीं सिलेक्ट होती है, वो कई लोगों को ये बताती है कि अगर आप भी अपनी बेटी पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें और उसको थोड़ा सा ट्रीट करें इस तरह से कि वो समाज का एक अहम अंग बने, तो वो बन सकती है। तो इसके बारे में आप, जो ऐसे लोग आपको देख रहे होंगे जो अपनी बेटी को शायद उतनी खुली छूट नहीं दे पा रहे होंगे या अनावश्यक प्रेशर डाल रहे होंगे, जो नहीं डालना चाहिए, पढ़ाई से रोकना, घर के कामों में जबरदस्ती का फंसा के रखना या विवाह का प्रेशर होना है किसी प्रकार का, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मुझे लगता है अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम कुछ करें, देश के लिए भी, अपने लिए भी, अपने समाज के लिए भी। सिर्फ लड़की है इसलिए हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं लगानी चाहिए, और पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका रिटर्न बहुत अच्छा है। करेक्ट। और पैसे बहुत कम है देन जो पैसे हम दूसरी चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हर लड़की को पढ़ना चाहिए, और तब तक पढ़ना चाहिए जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो जाए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये जितने भी पेरेंट्स हमें देख रहे होंगे ना, मैं उनसे ये विनती करूंगा कि आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को एक छूट दीजिए। किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव उन्हें न केवल उन्हें पीछे ढकेल देगा, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी को भी बहुत पीछे लेके चला जाएगा। अगर आज इनके पेरेंट्स ने इनको प्रमोट नहीं किया होता, इनको छूट नहीं दी होती, तो आज आप ये यहाँ तक नहीं पहुंची होती। और इनके यहाँ पहुंचने में इनके पेरेंट्स का, इनके दोस्तों का और इनकी खुद की भी एक सोच का बहुत बड़ा हाथ है, और वो इनको इनके एटमॉस्फेयर से मिलता है। तो आप वो एटमॉस्फेयर जनरेट करिए, अगर नहीं है तो जनरेट करिए। आप बताइए कि बुक कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी का इस पूरे एग्जाम में क्या योगदान होता है? सर मुझे लगता है सेल्फ स्टडी का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। जब आप एक कोचिंग कंप्लीट कर लें, मटेरियल्स रेडी कर लें, फिर उन्हें बार बार रिवाइज करें और उनको एनरिच करते रहें, तो 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम जो आप क्लासेस दे रहे हैं। तो 3-4 घंटे मुझे लगता है सफिशिएंट सेल्फ स्टडी। इसमें कितना मेंस को टाइम देना चाहिए और पति को देना चाहिए? सर शुरुआत में तो मैक्सिमम टाइम मेंस का ही रहता है। अगर हम मेंस को भी अच्छे से करें तो प्री हो जाता है उसमें। और जब स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बात बोली थी कि प्रीलिम्स के लिए स्टार्टिंग के 2 महीने पहले आप पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर दिया था आपने, वही प्रोसेस रहना चाहिए। सर अगर घटना चक्र पढ़े तो जो हमें पॉइंट्स नहीं याद है मैं उनके नोट्स बना लेती थी, और फिर मैं बुक नहीं पढ़ती थी, मैं उन्हीं पॉइंट्स को ही याद करती थी। सेम मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को कि किस प्रकार के शॉर्ट नोट्स डिजाइन करती थी आप। जैसे मान लीजिए मैं एम लक्ष्मीकांत लेके बैठा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, जैसे एज एन टीचर मैं देखता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एम लक्ष्मीकांत उठाते हैं और एम लक्ष्मीकांत रिटेन बाय हिम से कर देते हैं, उसको उठा करके उससे भी मोटी एक ग्रंथ तैयार कर देते हैं, जो उनके एग्जाम्स में बहुत चली जाती है, और 5-6 महीने पता चला कि वो लक्ष्मीकांत की पीएचडी करने निकल पड़ते हैं। तो शॉर्ट नोट्स का कुछ क्रिस्प पॉइंट जो आप बताना चाहें कि शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए, वो बताइए। सर पर्टिकुलरली लक्ष्मीकांत की मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाई थी, क्योंकि उसे हम इतनी बार पढ़ लेते हैं और क्वालिटी पे सबसे ज्यादा ही फोकस होता है, तो उसके लिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने बनाए थे जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनल। जैसे बनाया क्या था, मतलब उसमें फोकस किस बात पे किया था आपने बेसिकली? सर मेंस के लिए मैंने ये फोकस किया था कि इंट्रो मुझे वहाँ सोचना ना पड़े, तैयार रहे पहले से। प्री रेडी इंट्रो होता था, और वो मोस्टली जो किसी लीडर के स्टेटमेंट्स हैं या कोई कोट्स है उन पे बेस्ड होता था। क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए बस वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो कंटेंट आपके पास होते थे, वो बाकी सब प्री प्लान्ड होता था आपका। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपने पूरी तरह से स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हुए इसको आगे लेके। कितना टाइम लग गया आपको अप्रोक्सीमेटली पूरे प्रिपरेशन की जर्नी को कब से शुरू किया था? ग्रेजुएशन के दौरान शुरू कर दिया था? नो सर, मैंने 2022 में स्टार्ट किया था। अच्छा, कब आपको लगा कि मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए? आप चूंकि बायो की स्टूडेंट थी, आपके पास नीट का ऑप्शन था, बहुत सो मेनी ऑप्शंस यू हैव, सो व्हाई यू चूज यूपीपीसीएस सर्विसेज? सर सिविल सेवा में जाना मेरा उद्देश्य शुरू से ही था। स्टार्टिंग से? कब से प्लान बना इसका? किसी को देखकर? कोई स्टोरी इसके पीछे है क्या? सर पर्टिकुलर स्टोरी नहीं है, बट एक जो काम करने का मौका होता है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सिविल सर्वेंट्स के ऊपर चेंज लाने की, वो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। तो मैंने उसी को देखकर अपना लक्ष्य बनाया था कि मुझे सिविल सेवा की तरफ जाना है। पर फिर मैंने बायोलॉजी लिया था, तो मैंने नीट के भी अटेम्प्ट्स दिए थे, बट उनमें मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मुझे नहीं मिला था एमबीबीएस, तो मैंने ड्रॉप कर दिया था। और फिर मैंने 2022 से शुरू की थी प्रयास, तो फिर अभी मैं सफल हो गई। क्या इस पूरे
तैयारी में कुछ आर्थिक स्थितियां भी थी जो बीच में रोना डाल रही थी। आपके पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या बैकग्राउंड रहा है आपका? तो मेरे पेरेंट्स ने फाइनेंशियली मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। जो भी मैंने लेना चाहा है कोर्स, कुछ भी टेस्ट सीरीज, हमेशा ब्लाइंडली मुझ पर ट्रस्ट करके उन्होंने फाइनेंशियली तो बहुत सपोर्ट किया है। तो मुझे आर्थिक दिक्कतें तो नहीं हुई सर। क्या करते हैं आपके पिताजी? सर मेरे पिताजी वकील है, मेरी मदर टीचर है। अच्छा, तो कितने भाई बहन हैं आप लोग? हाँ, मेरा एक छोटा भाई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो उसे भी आपको काफी हेल्प किया होगा? सर उसने बहुत हेल्प की है। सबसे ज्यादा भाई बहन का सपोर्ट मिल पाता है कि जब आप टूट रहे होते हो कि क्योंकि आप शायद अपने पिता से ना कह पाओ, लेकिन अपने भाई और बहन से आप बहुत दिल खोल के कह सकते हो कि मुझे लगता है कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, तू मुझे सलाह दे। तो वो ऐसी कंडीशन आपके साथ कभी आई इस तरह की, एकदम टूट गए कि नहीं यार अब नहीं हो रहा है? सर वो मुझे सलाह तो नहीं देता था, पर मुझे डांटता रहता था कि जाओ पढ़ो जाओ। जब मेंस का भी रिजल्ट आया था तो मुझे ये कह रहा था जाओ पढ़ो। और अभी फाइनल रिजल्ट के बाद भी वो यही कह रहा था जाओ पढ़ो, कल एग्जाम है। तो ऐसा कुछ। तो भाई बहन का जो है सपोर्ट काफी ज्यादा रहता है, दोस्तों का भी सपोर्ट इन्होंने लिया। आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपने हमारे व्यूवर्स को जितनी चीजें बताई वो उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। और लास्ट में जाते जाते आप अपने कुछ आप अपनी तरफ से क्या सलाह देंगी कि कैसे तैयारी करें, क्या करें जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो? मैं ये कहूंगी कि आप अपने आप पर विश्वास रखें, अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करें। मैंने क्या बताया, किसी और टॉपर ने क्या बताया, वो शायद आपको हेल्प ना करे, और आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप लगे रहेंगे तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। स्टडी IQ परिवार का क्या क्या योगदान आपने लिया पूरे इस सफलता में? सर मैं स्टडी IQ के चैनल को यूट्यूब पे करंट अफेयर्स के लिए रेगुलरली फॉलो करती थी, और मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी यहीं से किया था। हम लोग के जो मैराथन क्लासेस वगैरह होते थे वो सब भी कभी विजिट ये सब प्री के टाइम्स मैंने देखे हैं, और हिस्ट्री की NCERT की क्लासेस भी मैंने देखी हैं। अच्छा, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपको शुभकामना। और प्रयागराज का भी नाम आपने रोशन किया है। प्रयागराज से भी बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं, और दोबारा इस धरती ने साबित कर दिया है कि अगर आप यहाँ पर है तो ये आपको सफलता देगी, बशर्ते आपको मेहनत करना पड़ेगा और सफलता का एक मूल्य चुकाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ कि कई बार मौका मिलता है कि एक शादी ब्याह है या कोई बड़ा कार्यक्रम है, घूमने जाना है, परिवार घूमने जा रहा है, लेकिन आपने उसको कभी सेक्रीफाइस किया है कि नहीं? ये सब कुछ जगहों पे मैंने सेक्रीफाइस किया है, परिवार के लिए नहीं, पर बाकी जो रिलेटिव्स थे और उधर मैं नहीं ज्यादा इन्वॉल्व होती थी। सोशल मीडिया से मैंने कट ऑफ किया था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप थोड़ा सा बताइए कि सोशल मीडिया के इस भंवर जाल से कैसे बचे रहे हमारे व्यूअर्स, क्योंकि एक बार वो पढ़ने के दौरान अगर सोशल मीडिया के जाल में गए तो पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। आप इससे कैसे बचती थी? सर सोशल मीडिया की बहुत सारी चीजें तो मैंने डीएक्टिवेट कर दी थी प्रिपरेशन के दौरान। ओके। बीच बीच में मैं उन्हें खोल के देख लिया करती थी, पर जब मोस्टली वो डीएक्टिवेटेड ही रहते थे। ओके। और प्रेशर आता था तो उसे हैंडल करने के लिए मेरे पास दोस्त थे, फैमिली थी, तो मुझे सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ी। कोई ऐसी स्किल जो जैसे सिंगिंग, डांसिंग या स्विमिंग, या बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर ये चीज है, कुछ ऐसा भी आप करती थी अपने आप को मेकओवर करने के लिए? क्योंकि एक बार दो बार असफल होने के बाद सेम कोर्स, सेम सिलेबस, सेम बुक को बार बार रिपीट करना कठिन तो लगता है ना? लगता है अपने अंदर से कि बहुत कठिन भी लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा। तो मैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग किया करती थी जो मेरे, तो मुझे उससे काफी हेल्प मिलती थी स्ट्रेस से कोप अप करने में। कुकिंग कर लिया करती थी। ओके। तो ये कुकिंग केवल अपने लिए करती थी, पूरे घर को आप खिलाती थी? तो सबके लिए कर लेती थी, ज्यादातर अपने लिए करती थी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आई और स्टडी IQ परिवार आपको धन्यवाद करता है। धन्यवाद। और आप आगे भी ऐसे ही सफल रहें, और हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और वो भी सफल हो, आपसे यही कामना है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। धन्यवाद सर।